ओके सो गाइस अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है इसके 3 मेथड्स हैं। एक है फोटोथेरेपी, दूसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एंड तीसरा है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ोटोथेरेपी के थ्रू किस तरह से हम मैनेज करेंगे हाइपरबिलीरुबिनीमिया को। ठीक है, तो इसमें फोटोथेरेपी की जो इंडिकेशंस है, मतलब किन केसेस में आपने फ़ोटोथेरेपी देनी है। तो सबसे पहले अगर तो आपके पास बिलीरुबिन जो है वो ट्रांसफ्यूजन लेवल से 5 mg बिलो है। ठीक है, मतलब इट इज़ 5 mg बिलो द ट्रांसफ्यूजन लेवल। ठीक है, तो फिर आप फोटोथेरेपी देंगे। या फिर अगर सीरम बिलीरुबिन जो है वो आपके पास अनकॉन्जुगेटेड है, ठीक है, या कोई हीमोलिटिक डिजीज़ है न्यूबॉर्न की एंड ही इज़ वेटिंग फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू हीमोलिटिक डिजीज़, या फिर अगर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के बाद आपके पास बिलीरुबिनीमिया हो गया, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो गया, या कोई प्रोफाइलेक्टिक कॉज की वजह से हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो गया। ठीक है, तो इन सब केसेस में आप फ़ोटोथेरेपी देंगे। ठीक है, फिर आपने फ़ोटोथेरेपी जो है वो कब देना बंद करनी है। तो आपने देखना है कि जब बिलीरुबिन जो है वो इतना कम हो चुका है कि उसकी वजह से कंडक्ट्रिस का रिस्क नहीं हो सकता, तो फिर आप फ़ोटोथेरेपी देना बंद कर देंगे। ठीक है, और जब आपको लगे कि सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं अब वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं, तब आप फ़ोटोथेरेपी नहीं देंगे। ठीक है, देन अगर इन्फेंट जो है वो इतना मतलब ओल्ड इनफ हो चुका है कि वो अपना बिलीरुबिन लोड खुद अपने उन पे हैंडल कर सकता है, या उसकी बॉडी जो है वो अब उस बिलीरुबिन लोड को हैंडल कर सकती है, तो फिर आप फ़ोटोथेरेपी देना बंद कर देंगे। ठीक है, फिर क्या प्रिकॉशंस हैं फ़ोटोथेरेपी की। तो फ़ोटोथेरेपी जो है शुड बी गिवन कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, और इन्फेंट की जो आइज़ है उनको आपने एक पैच के थ्रू कवर करना है ताकि जो फ़ोटोथेरेपी है वो उसकी आंखों को अफेक्ट ना करे। ठीक है, देन इन्फेंट जो है इट इज़ टर्न फ्रिक्वेंटली फॉर मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर, यानी उसको आपने कोशिश करना है उसके कपड़े वगैरह उतार दें, और जितना ज़्यादा स्किन एक्सपोज होगी उतनी अच्छी जो है वो फ़ोटोथेरेपी उसको इफ़ेक्टिव यानी साबित होगी। ठीक है, उसके लिए इफ़ेक्टिव होगी। देन आपने उसका फ्लूइड इनटेक भी बढ़ाते जाना है बाय 30%, ताकि जो उसका लॉस हो रहा है फ्लूइड का बाय गिविंग फोटोथेरेपी वो रिकवर हो जाए साथ साथ। ठीक है, एंड आपने साथ में इन्फेंट्स को अलाउ करना है ताकि कि वो फीडिंग से थोड़ी देर जो है उनको रोका जाए। मीन्स दैट यू हैव टू अलाउ इन्फेंट्स टू बी रिमूव फॉर फीडिंग। ठीक है, देन आपने उनका बिलीरुबिन लेवल्स जो है वो मॉनिटर करना है एवरी 12 to 24 आवर्स। ठीक है, सो इस तरह से आपने इन प्रिकॉशंस को कंसिडर करना है बाय गिविंग फ़ोटोथेरेपी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस फिगर में हाँ जी, इस फिगर में हम देखते हैं कि जो आपके पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, मोस्टली इट इज़ इन टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, फ़ोटोथेरेपी की जो ब्लू लाइट होती है ना, दैट इज़ बेसिकली एब्जॉर्ब बाय दिस अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनकॉन्जुगेटेड नॉन टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, बाय दिस ब्लू लाइट प्रेजेंट इन फोटोथेरेपी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक फॉर्म इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू लुम्ब्रिबिसिन या बायपायरोल, या जिसमें इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कायरिजिन एंड हाइड्रोक्सीरुबिसिन। ठीक है, इन सब में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जब अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक फॉर्म जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म, तो ये बेसिकली बाइल में एक्सक्रीट होता है, और जब वो इन सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है ना, लाइक लुम्ब्रिसिन एंड दिस फ्लामफ्ला, तो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर वाटर सॉल्युबल एंड देन दीज आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई हैं ऑफ फोटोथेरेपी। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि बेबी माइट बी ओवर हीटेड। ठीक है, ही माइट गेट डिहाइड्रेटेड। उसके अलावा उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, विंटर मंथ्स में चिलिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा स्किन रैशेज़ उसकी बॉडी पे आपको नज़र आ सकते हैं, या लूज टूल्स जो है वो आपको उस इन्फेंट में देखने को मिल सकते हैं, लाइक ही सफरिंग फ्रॉम लूज टूल्स, क्योंकि इंक्रीज सॉल्ट्स एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आपको नज़र आएगा इन दिस टूल्स। ठीक है, इसके अलावा आई इंजरी हो सकती है
ड्यू टू फोटोथेरेपी, जिसकी वजह से रेटिनल डैमेज आपको देखने को मिल सकता है, या कॉर्नियल एब्रेजन्स और इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ़ोटोथेरेपी की वजह से ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम ये है कि जब इन्फेंट जो है जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनीमिया है, ठीक है, यानी मिक्स्ड टाइप ऑफ जॉन्डिस है, ठीक है, यानी उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड दोनों बिलीरुबिनीमियाज हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्फेंट जो है इट डेवलप्स अ डार्क ब्राउन डिस्कलरेशन दैट परसिस्ट्स फॉर मंथ्स, ठीक है। तो दैट इज़ वाई सच अ बेबी इज़ कॉल्ड ब्रॉन्ज बेबी, ठीक है, उसको ही हैज़ डेवलप्ड अ ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया सारा, हमने डिटेल में बात कर ली अबाउट फ़ोटोथेरेपी, किस तरह से आप बच्चे को फ़ोटोथेरेपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप पेशेंट को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मैनेज करेंगे, ठीक है। सो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो आपने अम्बलाइकल वेन के ज़रिए देनी होती है, ठीक है। इसमें एम इसका ये होता है कि आपने जितने भी सेंसिटाइज्ड आरबीसीज़ हैं उनको रिमूव करना है, अगर कोई सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं या सर्कुलेटिंग बिलीरुबिन है उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। आपने उसका एनीमिया इम्प्रूव करना होता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ द एम ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो आप अम्बलाइकल वेन के थ्रू दे रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने कब देना होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन? सो बेसिकली एट बर्थ, अगर आपको बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो लेस दैन 12 ग्राम पर DL नज़र आए, या उसका बिलीरुबिन ग्रेटर दैन 5 mg पर DL हो, या फिर उसका कूम्स टेस्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, या उसका रेटिकुलोसाइट टेस्ट जो है उसमें आपको रेटिकुलोसाइट्स ग्रेटर दैन 10% नज़र आ रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस पे बर्थ पे आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो बेबी को देंगे, ठीक है। देन फर्स्ट वीक पे आपने किन केसेस में बेबी को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देनी होती है? अगर फर्स्ट वीक में बेबी का जो टोटल बिलीरुबिन है दैट इज़ 20 mg पर DL, या उसका बिलीरुबिन राइज करता है ग्रेटर दैन 1 mg पर DL पर आवर, या फिर अब 10 mg पर डे राइस कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दे देना है इन फर्स्ट वीक। या अगर उसको कोई हिस्ट्री है ऑफ सेम डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट जो किसी और सिबलिंग को है उसकी फैमिली में, ठीक है, तो उस केस में भी आपने फर्स्ट वीक में उस बेबी को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दे देनी है, ठीक है। फिर अगर उसका प्री मैच्योर लो बर्थ वेट बेबी है, ठीक है, तो उस केस में भी आप देंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। देन अगर फोटो ट्रीटमेंट फेल कर जाता है टू प्रिवेंट बिलीरुबिन राइज, तो फिर भी आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की मदद ले सकते हैं। या अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनीमिक हो रहा है बच्चा, तो देन आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ऑब्वियसली देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या इक्विपमेंट और प्रोसीजर होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देने का। सो सबसे पहले तो आपने अम्बलाइकल स्टम्प जो है उसको वेट करना है, कैथेटर को पास करना है इनटू द अम्बलाइकल वेन, ठीक है, बट कीप इन माइंड दैट द कैथेटर शुड नॉट रीच द लिवर, ठीक है। फिर ब्लड आपको कितना रिक्वायर होता है? दैट इज़ 2 क्रॉस इन्फेंट्स ब्लड वॉल्यूम, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इन्फेंट्स ब्लड वॉल्यूम आपने जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, ठीक है। सो बेसिकली वो होगा अबाउट 160 ml पर kg, ठीक है। Then blood should be agitated periodically to maintain constant hematocrit. उसके बाद blood should be warmed to 37 degrees Celsius, and then 10 to 20 ml blood should be withdrawn and discarded using 3-way Foley's catheter, ठीक है। And then 10 to 20 ml of blood that is drawn from blood bag and it is transfused, ठीक है। उसके बाद 1 to 2 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने देना होता है ड्यूरिंग और आफ्टर द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जो आपने बात याद रखनी है, ठीक है। फिर किन साइट्स पे आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं? सो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कैन बी डन एट अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, या इन लार्ज पेरिफेरल वेन लाइक जुगुलर या सेफनस वेन, ठीक है। ब्लड टाइप जो आप दे रहे होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो मोस्टली आप फ्रेश ब्लड यूज़ करते हैं जो कि स्टोर्ड होता है इन सिट्रेटेड फॉस्फेट डेक्सट्रोज, और हेमोलिटिक डिजीज़ के केस में आप ब्लड ग्रुप O नेगेटिव वाला ब्लड देते हैं, दैट इज़ बेसिकली क्रॉस मैच्ड, ठीक है। देन इन्फेंट की प्रेपरेशन आप किस तरह से करते हैं फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो बेसिकली आप बेबी को सबसे पहले ड्रेप करेंगे, एम्प्टी स्टमक करेंगे उसका बाय NG एस्पायरेशन, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन करके उसका स्टमक एम्प्टी कर देंगे, उसको ड्रेप करेंगे, ठीक है। उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट को भी आपने मेंटेन करना है बेबी के, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करना है नियर द स्टम्प, ठीक है। आपने उसकी अम्बलाइकल वेन को फिर आइडेंटिफाई कर लेना है और उसमें कैथेटर को इंसर्ट कर देना है अंडर स्ट्रिक्ट सेप्सिस, ठीक है।
देन आपने उसकी कैथेटर्स को फ्लश करना है और सिरिंजेस को भी फ्लश कर देना है विद हेपरिन, ठीक है। ये हो गया इसका सारा इन्फेंट को किस तरह से आपने प्रिपेयर कर लिया फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अब हम देख लेते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आपके पास आ जाता है हाइपोवोलीमिया, हाइपोथर्मिया, देन इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन हो सकता है किसी किस्म का, ठीक है। वॉमिटिंग एंड एस्पायरेशन हो सकती है, द बेबी स्टमक इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि हमने देखा था हमने बेबी के स्टमक को एम्प्टी किया था बाय NG एस्पायरेशन, ठीक है। सो अगर आप उसके स्टमक को एम्प्टी नहीं करेंगे तो वॉमिटिंग हो सकती है एंड एस्पायरेशन हो सकती है। देन कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरकैलीमिया हो सकता है अगर ब्लड जो है इट इज़ ग्रेटर देन 5 days ओल्ड, ठीक है। अगर ब्लड ज़्यादा पुराना आप ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था जब हम प्रोसीजर देख रहे थे कि एंड पे आपने 1 to 2 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दिया था बेबी को, ठीक है। देन आपके पास कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन भी हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म भी हो सकती है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है इफ़ ब्लड इज़ विद लो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो फिर आपके पास एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये है कि आपने बेबी को एंटीबायोटिक्स देनी है इन केस ऑफ सेप्टिसीमिया, ठीक है। एडिक्वेट आपने फीडिंग देनी है टू द बेबी और आपने रोहोगैम देना है टू मदर विद इन 72 hours ऑफ डिलीवरी। देन आपने फिनोबार्बिटोन देना है, मेटालोपोरफाइरिन्स देनी है जो कि बेसिकली हीम ऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स हैं। ये क्या करती हैं, बेसिकली डिक्रीज़ करती हैं बिलीरुबिन के प्रोडक्शन को बाय इनहिबिटिंग द हीम ऑक्सीजनेज जो कि बेसिकली यूज़ होता है इन बिलीरुबिन प्रोडक्शन, ठीक है। देन आप इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं और एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन्स भी दे सकते हैं आप इन केस कि अगर एल्ब्यूमिन जो है वो लेस देन 3 grams per DL है, ठीक है। उसके बाद कर्नेक्ट्रस क्या है, इसको आप बिलीरुबिन एंसेफेलोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है ये बेसिकली एक, जिसमें आपके पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो आपके ब्रेन सेल्स में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर जो प्री टर्म नियोनेट है या ऐसा नियोनेट जो कि फुल टर्म है लेकिन सिक फुल टर्म है, मतलब उसको टर्म पे एस्फिक्सिया है या एसिडोसिस के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है एट टर्म, ठीक है। और तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे नियोनेट्स जो हैं उनका अगर बिलीरुबिन लेवल जो है इट इज़ लेस दैन 20 mg per DL, ठीक है। और नियोनेट्स के केस में ये हो गया, मैंने बात बताई है अबाउट प्री टर्म न्यूनेट्स या ऐसे न्यूनेट्स जो कि टर्म पे सिक हैं ड्यू टू एस्फिक्सिया या एसिडोसिस, ठीक है। इनमें अगर आपके पास बिलीरुबिन लेवल जो है इट इज़ लेस देन 20 mg per DL और नियोनेट्स के केस में अगर इट इज़ ग्रेटर देन 20 mg per DL, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो आपके पास नियोनेट्स में अगर ग्रेटर है 20 mg per DL तो उस केस में कर्नेक्ट्रस हो सकता है, ठीक है। ये फिर एक्सेसिव जो बिलीरुबिन है ये आपके पास जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना शुरू हो जाता है और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बेसल गैंग्लिया में, और आपके पास जो क्रेनियल नर्व 3 और क्रेनियल नर्व 8 है उसके न्यूक्लियाई में आपके पास जाके ये स्टेनिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये इंटरफेयर करना शुरू करेगा विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास कर्नेक्ट्रस हो सकता है जो कि बेसिकली बिलीरुबिन एंसेफेलोपैथी होती है। इसकी वजह से क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको नजर आ सकती हैं, मेजॉरिटी इन्फेंट्स इसकी वजह से जो है वो डाई कर जाते हैं, दे डाई, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल साइंस जो हैं वो बहुत प्रीडोमिनेंट होते हैं, सडन लेथार्जिक पेशेंट जो है वो हो जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको ऐसे लगता है अचानक से पेशेंट जो है वो लेथार्जिक हो गया, उसकी फीडिंग बहुत पुअर हो जाती है, उसका मोरस रिफ्लेक्स वीक हो जाता है या बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। हाई पिच क्राई हो जाती है उसकी, हेड रिट्रैक्ट हो जाता है, मसल टोन उसकी बढ़ जाती है, एंड दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ओफिस्टोटोनिस। तो ओफिस्टोटोनिस इस केस में आपको देखने को मिल सकता है जिसमें हेड उसका रिट्रैक्ट कर जाएगा एंड मसल टोन उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो एपनिक हो सकता है, रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है, कन्वर्जेंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अप रोलिंग ऑफ आईबॉल्स आपको नज़र आ सकती है, टंग प्रोट्रूजन नज़र आ सकती है, ठीक है। सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम आपको इस तरह से नज़र आएगा कि वहाँ उस केस में अगर सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ लाइफ है तो बेबी जो है ही माइट प्रेजेंट विद बायलैटरल कोरियोएथेटोसिस,
ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या कोई हाई टोन डेफनेस या स्क्वेंट सीयर्स या मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा कोमा और डेथ भी इवेंचुअली हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद कि किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इंटेंसिव अगर फिजियोथेरेपी दें, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स दें, या एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन्स विद इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलेंस, और उसके बाद फॉलोअप करें तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास एक कंडीशन है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ये है कि अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसमें होता है आपके पास प्रेगनेंडायोल। ठीक है। प्रेगनेंडायोल। ठीक है। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स और बीटा ग्लूक्रोनाइडेज। ठीक है। ये सारे कुछ एंजाइम्स और कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और ये हमारे पास क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन को। ठीक है। इसीलिए इसकी वजह से, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बेबीज़ में कुछ लेट ऑनसेट जॉन्डिस जो है वो देखने को मिल सकता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन बाय दीज प्रोडक्ट्स जो कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये लेट ऑनसेट जॉन्डिस जो है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये आपके पास पीक पे होगा एट 10 to 15th डे ऑफ आफ्टर बर्थ। ठीक है। और ये नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा बाय 4 to 12 वीक्स। ठीक है। सो ये खुद ही सेटल कर जाता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ठीक है। फिर कुछ परसिस्टेंट जॉन्डिस होता है और ये आपके पास रिमेन करेगा फॉर ग्रेटर देन 2 वीक्स। ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, अगर बच्चा प्रीमेच्योर है या ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है या डाउन सिंड्रोम है उसको, या गैलेक्टोसीमिया है, रेगुलर नजर सिंड्रोम है उसको, या न्यूनेटल हेपेटाइटिस है, बिलियरी एट्रीजिया है, इन सब केसेस में परसिस्टेंट जॉन्डिस हो सकता है जिसमें आपके पास जॉन्डिस रिमेन्स फॉर ग्रेटर देन 2 वीक्स। ठीक है। फिर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है मोस्टली इट इज़ एविडेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस आपको नज़र आएगा, एंड बेसिकली बिलिरुबिन इस केस में बढ़ जाता है मोर देन 0.5 mg/dl पर आवर। ठीक है। इतना आपके पास बिलिरुबिन जो है इट इंक्रीजेज मोर देन 0.5 mg/dl पर आवर। ठीक है। एंड इट इज़ एविडेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसमें आपके पास बेबी जो है प्रेजेंट करता है विद हेपेटोस्प्लीनोमेगैली एंड एनीमिया। ठीक है। और ये बेसिकली फुल टर्म इन्फेंट्स में ये रहता है फॉर ग्रेटर देन 1 वीक, एंड जो प्री टर्म इन्फेंट्स है इट में बी अप टू ग्रेटर देन 2 वीक्स। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अब कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया में आपके पास जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, ठीक है, या जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसकी अमाउंट आपको ग्रेटर देन 1.5 to 2 mg/dl नज़र आएगी। ठीक है। और इसमें आपने कंसिडर करना होता है, क्या कंसिडर करना होता है, आपने हेपेटोबिलिटी डिसफंक्शन के साइंस को कंसिडर करना होता है, या कोई अगर डिफेक्ट है किसी बाइल सिक्रीशन में या उसकी फ़्लो में, या बाइल सिक्रीशन और फ्लो दोनों में कोई डिफेक्ट है तो वो आपने कंसिडर करना है। फिर आपने देखना है कि ये मोस्टली न्यूबॉर्न्स में आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ जो है ये अपेयर होना शुरू होता है। ठीक है। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया अपेयर्स आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ठीक है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, पेल स्टूल्स एंड डार्क यूरिन। ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, इसमें बेसिकली बाइल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, या बिलियरी एट्रीजिया की वजह से हो सकता है, कोलिडोकल सिस्ट की वजह से हो सकता है, बाइल डक्ट स्टेनोसिस की वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिवर सेल इंजरी, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक कॉजेज माइट बी लाइक गैलेक्टोसीमिया, फ्रुक्टोसीमिया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड कोलिस्टेसिस है तो उसकी वजह से भी आपके पास कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ हो सकती हैं जिसमें ड्यूबिन जॉनसन या रोटर सिंड्रोम की वजह से भी आपके पास कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है। ठीक है। इसको मैनेज आप किस तरह से करेंगे, सो इसकी मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज, क्या कॉज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है। लाइक अगर सेप्सिस इज़ द कॉज तो फिर आप एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है। अगर कॉज जो है वो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है तो फिर आप उसकी टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर कोलिस्टेटिक कॉज है तो फिर आप फिनोबार्बिटोन और साथ में कोलिस्टायरामीन दे देंगे। ठीक है। अगर बिलियरी एट्रीजिया इज़ द कॉज तो फिर आप विद इन फर्स्ट 6 to 8 वीक्स आपने उसका कसाई प्रोसीजर के थ्रू ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। एंड अगर कोई ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल या सक्सेसफुल नहीं है तो फिर आप लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जॉन्डिस नियोनेटोरम। ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।